नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों, जो कि आपकी सीटेट परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। दोस्तों, आपको बताना है कि हड़प्पा निवासी किस युग से संबंधित थे। आपके विकल्प है कांस्य युग से, ताम्र युग से, पीतल युग से या फिर लौह युग से। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, कांस्य युग से। दूसरा प्रश्न है, अल हिंद किताब को किसने लिखा। दोस्तों, अल हिंद को किताब उल हिंद भी नाम दिया जाता है और इसको लिखा गया है एल बेरूनी के द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, एल बेरूनी। दोस्तों, एल बेरूनी जो थे यहाँ महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। दोस्तों, अल इदरीसी जो हैं यह एक अरबी भूगोलवेत्ता हैं। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन किया था। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। आपके विकल्प हैं, उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया, नहीं। ऑप्शन बी है, उन्होंने मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया, नहीं। ऑप्शन सी है, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, उन्होंने स्वाभिमान यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन का आरंभ किया था। दोस्तों, पेरियार का पूरा नाम था ईवी रामास्वामी पेरियार। दोस्तों, जबकि ऑप्शन डी की बात करें, उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, रामास्वामी पेरियार के द्वारा वेद समाज की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में की गई थी और यह समाज जो है प्रेरित था ब्रह्म समाज से। चौथा प्रश्न है, तारों के बारे में दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, सूर्य एक तारा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सूर्य एक तारा है। कथन बी है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं। जी हाँ दोस्तों, रात के समय जो तारे असंख्य हैं चमकते हैं, वे भी सूर्य के ही समान है। तो कथन ए और बी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, दोनों ए और बी सही हैं। पांचवा प्रश्न है, राइन घाटी और वासजस पर्वत उदाहरण है। दोस्तों, यह दोनों जो है भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, भ्रंशोत पर्वत। जबकि दोस्तों, बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत है जापान में स्थित फ्यूजियामा पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। छठा प्रश्न है, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। आपके विकल्प पहला वक्तव्य है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सुधार को नए कानूनों को प्रसारित करने में सहायता की। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा यह काम किया गया था, यानी कि सती प्रथा में सुधार किया गया था। वक्तव्य भी है, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार भी दिया था। कथन यानी कि वक्तव्य भी बिल्कुल सही है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन बन जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। सातवां प्रश्न है, दिए गए आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानें। कथन ए है, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। अभी है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दोस्तों, ओजोन गैस की जो परत होती है वह समताप मंडल में होती है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, समताप मंडल। जबकि दोस्तों, रेडियो तरंगे जो है पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं पृथ्वी पर वायुमंडल में, और मंडल जो होता है दोस्तों, इसमें
उल्का पिंड जो होते हैं इसी परत में आकर जल उठते हैं और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। यह सभी बातें आपको याद रखना है। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है, क्योंकि दोस्तों आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी है। आपके विकल्प हैं, यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी, नहीं। ऑप्शन बी है, यह प्रशासनिक परंपराओं को अपने निवेशक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है, गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एवं उनके समझ में आने वाली भाषा थी, बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी। 9वां प्रश्न है, ज्योतिबा राव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की थी? दोस्तों ज्योतिबा राव फुले के द्वारा एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। यह दोनों बातें आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। ऑप्शन ए है, जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना, नहीं। ऑप्शन बी है, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिबा राव फुले असमानता की आलोचना इसी के द्वारा करते थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चरक के द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं। कथन भी है, दांतों के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, दांतों के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन से ही चरक ने इसका उल्लेख किया था कि मानव के शरीर में 360 हड्डियां हैं। तो कथन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। दोस्तों एक तरफ नृत्य शैली है और एक तरफ वह किस राज्य से संबंधित है दिया गया है, और इसको हमको मिलान करना है। दोस्तों कथक जो होता है दोस्तों, यह होता है उत्तर प्रदेश में। तो ए का हो जाएगा 3। भरतनाट्यम, दोस्तों भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। कथकली, दोस्तों कथकली होता है केरल में, और कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों इसका सही विकल्प बनेगा 3-2-4-1। 3-2-4-1 सही विकल्प बन जाएगा बी, 3-2-4-1। 12वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया था? आपके विकल्प हैं, रॉलेट सत्याग्रह का, असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दोस्तों जलियांवाला बाग जो घटना है यह घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर के द्वारा यह करवाया गया था। और दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था, यह भी 1919 में आया था। और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी 1920 में प्रारंभ किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, असहयोग आंदोलन। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया, और प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए आपको बताना है। दोस्तों यदि आपको इसमें से सन पता होगा तभी आप इनको क्रम से लगा सकते हैं। दोस्तों संथाल विद्रोह, यह विद्रोह हुआ था 1855-56 के दौरान। और कोल, दोस्तों कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। बस्तर विद्रोह दोस्तों हुआ था 1931 में, सॉरी दोस्तों 1920 में। और वर्ली विद्रोह हुआ था 1945 में। अब आपको क्रम से सेट कर देना है।
और वाली दोस्तों संबंधित है महाराष्ट्र से। संथाल झारखंड और कोल भी झारखंड से संबंधित है। आपका सही विकल्प बनेगा, पहले आएगा 1831 यानी कि कोल आएगा, फिर आएगा संथाल, फिर आएगा बस्तर और फिर हो जाएगा वर्ली। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। वनस्पति के बारे में बताना दोस्तों। तापमान एवं नमी बिल्कुल सही है। अक्षांश और ऊंचाई का प्रभाव भी पड़ता है वनस्पतियों में। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई का भी प्रभाव परिलक्षित होता है वनस्पतियों में। और पवन की बहने की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वनस्पतियों में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। दोस्तों जोड़ने का काम करती है पनामा स्थल संधि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। पनामा स्थल संधि जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। 16वां प्रश्न है, आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। वक्तव्य ए है, आदिवासी मुखियाओं ने उपनिवेश काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी शक्तियों को छीन लिया था। वक्तव्य भी है, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना अस्थायित्व बनाए रखने की अनुमति भी दी गई थी। तो वक्तव्य भी सही हो जाएगा। वक्तव्य सी है, अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। जी नहीं दोस्तों, अंग्रेजों ने उनके परंपरागत आधिपत्य को भी छीन लिया था। तो वक्तव्य सी गलत हो जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए और बी सही है। ए और बी सही है, बाकी सी वाला गलत है। 17वां प्रश्न है, यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत या नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका होगा। विकल्प ए है बल का प्रयोग। दोस्तों बल का प्रयोग गलत हो जाएगा। प्रदर्शन कर सकते हैं, लेख लिखना भी सही हो जाएगा दोस्तों। बी और सी इसका सही है, तो बी और सी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता है। विकल्प ए है, समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है, समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। कथन बी सही है। डी है, उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम विभिन्नता में योगदान देती है। नहीं दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल सी सही है। 19वां प्रश्न है, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। विशेषता है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। बी है, इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ जो होते हैं साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम। दोस्तों यह पतझड़ वाले वन हैं। और सी है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के सभी लक्षण हैं। 20वां प्रश्न है, यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों यातायात के साधन के संदर्भ में दे रहा है। कथन ए है, कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कथन बी है, अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता है। बिल्कुल सही है।
कथन सी है, अगम और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। दोस्तों रेल मार्ग कैसे, पहाड़ों में कैसे जा पाएगा, पहाड़ियों में दुर्गम क्षेत्रों में कैसे जा पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। डी है, वायु यातायात सबसे महंगा है तथा दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। बिल्कुल कथन सही है डी वाला। तो दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा ए, बी और डी सही है। डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, यदि वायुमंडल में वायु व वायुदाब उपस्थित न हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। कथन भी है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। और इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। दोनों ए तथा बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, सेरिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। नहीं दोस्तों, सेरिकल्चर में रेशम कीड़ों का पालन किया जाता है। तो कथन ए तो गलत हो जाएगा। कथन बी है, पीसीकल्चर रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन होता है। जी नहीं दोस्तों, इसमें मत्स्य पालन होता है। तो कथन ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवासी विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे, यानी कि सबसे उचित कारक कौन से हैं। कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, जीवन यापन के बेहतर होते तरीके, यह भी सही है। और सी वाला भी, विवाह भी सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी। ए, बी तथा सी सभी सही हैं। 24वां प्रश्न है, प्रायः हम इनके लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। ये नई खोज के लिए दोस्तों, नई खोज के लिए हम प्राथमिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। बी है, विषय की पूर्व जानकारी के लिए भी, यह भी सही हो जाएगा। बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए, दोस्तों इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। डी है, वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती उसके लिए भी द्वितीयक स्रोतों का इस्तेमाल होता है। तो इसका सही विकल्प बनेगा बी और डी सही है। बी और डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में विषम है। दोस्तों विषम यानी कि कौन सा इस्पात का उत्पादन का केंद्र नहीं है। अलीगढ़ दोस्तों, अलीगढ़ में जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी विजयनगर जो कि कर्नाटक में एक इस्पात उत्पादक केंद्र है, विशाखापत्तनम भी इस्पात उत्पादन केंद्र है और सलेम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह भी इस्पात उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। 26वां प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र से पश्मीना ऊन मिलती है। दोस्तों पश्मीना ऊन जो है यह लद्दाख से प्राप्त होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, लद्दाख। 27वां प्रश्न है, निम्न विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार यानी तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह उदाहरण हो सकता है समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षवाद का, विविधता का या फिर सामाजिक न्याय का। दोस्तों विभिन्न समुदाय के लोग हैं ना, तो यह होगा विविधता का उदाहरण। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है। कथन ए है, व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बी है, अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों की सहायता करती है। नहीं दोस्तों। ऑप्शन सी है, बनकर सदस्य जो है दादन व्यवस्था में काम करते हैं। नहीं। डी है, सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और डी सही है, बाकी सही नहीं है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों।
29वां प्रश्न है, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, यह भी तो है, लेकिन यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ नहीं है। ऑप्शन बी है, विकलांग बच्चों को महाविद्यालयों के मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा देनी है, सही तो यह भी है, लेकिन यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी है, 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को मत देने का अधिकार है, सही है, लेकिन यह सबसे उचित अर्थ नहीं है इसका। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। दोस्तों आज के लिए तीसरा और आखिरी प्रश्न है, उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए सामाजिकृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है दोस्तों, लिंगानुसार यहाँ पर रूढ़िबद्ध अवधारणा को प्रकट किया गया है, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रूढ़िबद्ध धारणाओं को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।